हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री आपके अपने प्लेटफॉर्म मास्टर जी पे। तो मास्टर जी आज से आपकी केमिस्ट्री की भी समस्याओं को किल करने जा रहा है। केमिस्ट्री बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए आज पहले लेक्चर में, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें फंडामेंटल्स जानने पड़ेंगे क्लास 11th में जो हमने पढ़े थे। यानी कि ये आज का सेशन ब्रिज है कनेक्ट करने के लिए 11th और 12th के कंसेप्ट को, ताकि तुम्हें कुछ भी रटना ना पड़े, ये नहीं करना पड़े कि सर ये रिएक्शन नहीं समझ में आई, क्योंकि सब कुछ जाएगा एकदम चैनल टू चैनल दिमाग में आपके, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कार्बन, क्योंकि सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहां से स्टार्ट होता है? कार्बन से। तो कार्बन आपको पता होगा, कार्बन इज एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2। तो ये जो सेकेंड सेल है आपकी, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। यही आपकी वैलेंसी है कार्बन की, कि वैलेंस सेल में लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और यही 4 इलेक्ट्रॉन आपका जीना हराम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये 4 और मिल जाते, ऑक्टेट पूरा होता कार्बन का, तो हमें नहीं पढ़नी पड़ती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें पढ़नी क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन खुद बेचैन हैं खुद को क्या करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। इसलिए सारा तामझाम फैलेगा आज से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं कार्बन के, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। चाहे वो चारों एटम सेम हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के हो सकते हैं, या चारों डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कार्बन जब कंपाउंड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में। थोड़ा सा मैं बस बता दे रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कोई एक एलिमेंट कई सारे बॉन्ड बनाने जा रहा हो, तो उसके सारे बॉन्ड आइडेंटिकल बने, एक जैसे बने। तो इसलिए वो अपने ऑर्बिटल्स को क्या करता है? मिक्स करके यूनिफॉर्म करता है, क्रिएट करता है, ताकि सारे ऑर्बिटल्स क्या बने? एक जैसे बने, और उससे सारे बॉन्ड्स क्या बनेंगे? एक जैसे बनेंगे। अदरवाइज सारे बॉन्ड्स का नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं कि कार्बन क्या क्या हाइब्रिडाइज, खुद को कैसे हाइब्रिडाइज करता है। तो आप बहुत बेसिक तौर पे मैं समझाऊंगा, बहुत हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हम जा रहे हैं। अपने पास सबसेल्स होती हैं, एस सबसेल और पी सबसेल। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ठीक है, ये हमें पता है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिस्कस किया होगा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो अब अगर लेट अस सपोज कि किसी कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड ये जो बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं टोटल इस कार्बन, इस केस में हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं हमारे पास। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इन बॉन्ड पेयर्स को रखने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो आप एक ऑर्बिटल ले लेंगे एस से, और 3 ऑर्बिटल कहां से ले लेंगे? पी से, क्योंकि 4 पेयर रखने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए आपको कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? 4 ऑर्बिटल्स। तो हम क्या करेंगे? हम हाइब्रिडाइज कर देंगे इन ऑर्बिटल्स को। कौन कौन को? एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल किसके? p के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। यानी कि अगर किसी एलिमेंट ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, जो कि कार्बन है मान लिया इस केस में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें s ऑर्बिटल का कितना परसेंट है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हमने यूज किए हैं? टोटल हमने यूज किए हैं 4 ऑर्बिटल। तो टोटल 4 ऑर्बिटल यूज किए हैं, उसमें से s सबशेल का कितना ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। तो 1/4 का परसेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो कार्बन, यानी कि ये हमने समझ गया कि कार्बन अगर सारे बॉन्ड उसने सिंगल कर रखे हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और s का परसेंटेज कितना होगा? 25% होगा, 25% होगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि आपने क्लास 10th में, क्लास 11th में एल्कीन पढ़ा होगा, एल्काइन पढ़ा होगा। ठीक है, या 2 कॉन्टिन्यूअस 2 पाई बॉन्ड इसमें बना रखे हो अगर,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो जब डबल बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम के बीच में, अगर दो बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, यहाँ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, एक डबल बॉन्ड बना रखा है किसी साइड, तो उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हैं तो कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी उसको हाइब्रिडाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पेयर को रखने के लिए। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल बताए थे, 1, और पी सबशेल में कितने बताए थे, 3। इस बार 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो फॉर द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वी विल यूज एस सबशेल एंड 2 ऑर्बिटल्स फ्रॉम द पी सबशेल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2, क्योंकि हमने एक ऑर्बिटल लिया है s का और 2 ऑर्बिटल किसके लिए हैं, p के। कोई पूछे s का परसेंटेज कितना हो जाएगा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, पाई के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम पाई के लिए हाइब्रिडाइज नहीं कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को, सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए कर रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड थे, 3 ऑर्बिटल ले लिए, 3 ऑर्बिटल ले लिए अगर हमने, तो एक ऑर्बिटल लिया s से, 2 ऑर्बिटल लिया p से, sp2। तो अभी समझ में आ गया कि sp2 sp3 ये सब जो दिमाग में नाचता था 11th में कैसे आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। परसेंट निकालना है, टोटल कितने ऑर्बिटल हमने यूज किए, 3, उसमें से s का ऑर्बिटल कितना है, सिर्फ 1, 1/3 का परसेंट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 33.33%, 33 मान के चलिए आप। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये दोनों क्या हो गए आपके, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जब किसी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 ऑर्बिटल सिर्फ चाहिए। एक ऑर्बिटल कहां से लूंगा मैं, s से, और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, वहां से कितने ऑर्बिटल लूंगा, सिर्फ 1 लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब आपको 2 ऑर्बिटल चाहिए, 1 इज s, 1 इज p। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कोई पूछे इसमें परसेंट s का परसेंटेज, तो कितने ऑर्बिटल हमने यूज किए हैं, टोटल 2, उसमें से टोटल 2 में से s का सिर्फ कितना और कंसेप्ट है, 1/2 इंटू 100, ये आपका करोगे कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। ठीक है, इस वाले केस में भी अगर देखोगे तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही हैं, बाकी के 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका क्या बनेगा, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज। अब सवाल ये है कि सर s का परसेंटेज क्यों बता रहे थे। ठीक है, मैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। डबल बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड होगा या 2 कॉन्टिन्यूअस एडजेसेंट डबल बॉन्ड बने होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब s का परसेंटेज क्यों निकलवा रहे हैं, क्यों भाई, परसेंट नहीं निकालना आता है इसलिए चेक कर रहा था, नहीं, s का परसेंटेज इसलिए निकलवा रहा था मैं आपसे क्योंकि जो प्लेसमेंट होती है किसी सेल में ऑर्बिटल्स की, पहले होता है s सबसेल, फिर होता है p सबसेल। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर ये बोर्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहां कहीं न्यूक्लियस के पास होगा s सबसेल और उसके पीछे, s के पीछे कहां होगा, p होगा। तो जितना ज्यादा परसेंट आप शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आप s में रखोगे, जितना ज्यादा परसेंट आप s में रखोगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, खींचेगा। तो यहां से एक कंसेप्ट हमको दिमाग में बस लेके चलना है कि जो s का परसेंटेज मैं निकलवा रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन s में अगर आप ज्यादा रखेंगे तो न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा और ज्यादा आप p में रखेंगे तो न्यूक्लियस कम खींचेगा, क्योंकि p न्यूक्लियस से दूर है और s न्यूक्लियस से क्या है, पास है। तो परसेंट s कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जिसमें s का परसेंटेज सिर्फ 25 है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से, और सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ऐसे समझ लो लेमन टर्म में बेईमानी। ठीक है, कि तुमने एक समोसा लिया, किसी 2 आदमी ने मिलके 10 रुपए का एक समोसा लिया और जब शेयरिंग हुई तो बराबर नहीं खाया हमने, बड़ा वाला टुकड़ा हम खा गए, छोटा वाला टुकड़ा अगले को दे दिया। तो शेयरिंग तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप ज्यादा परसेंट यूज कर रहे हैं। तो जब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो शेयरिंग पोर्शन है, अगर कोई एटम उसको अपनी ओर खींच रहा है, जैसे
एस में रखोगे इलेक्ट्रॉन, उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को, तो न्यूक्लियस उसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। मान लिया बोर्ड न्यूक्लियस था तो वो खींचेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा परसेंट आपका रहेगा किसमें, एस में, उतना ज्यादा वो उसको क्या करेगा, न्यूक्लियस की ओर खींचेगा। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देख लिया, ठीक है। कार्बन यूजुअली आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केस मिलेंगे कार्बन के, उसमें या तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा होगा या फिर डबल या फिर ट्रिपल, यूजुअली यही आपको मिलेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक किसी कंपाउंड में यही आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक आती है नोमेनक्लेचर। अभी हम क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा 11th में वो जो टॉपिक जो मार्किंग पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मार्क्स बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम उनको नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं पिक कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या पिक कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पिक करने का पर्पज क्या है, नेमिंग। ऐसा नहीं है कि नेमिंग आपको एग्जाम में 10 मार्क्स की, 15 मार्क्स की या 5 मार्क्स की या 3 मार्क्स की भी नहीं आने वाली, ठीक है। 12th बोर्ड में नोमेनक्लेचर से ज्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक, चाहे एमसीक्यू में, चाहे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे जाए, नाम लिखो। फिर नाम क्यों जान रहे हैं, नाम इसलिए नहीं जानना है हमको कि वो बहुत ज्यादा मार्किंग स्कीम में वेटेज है उसका, ठीक है। नाम इसलिए जानना है, किसी बंदे से रिलेशन बनानी है आपको, बात करना है, इंटरेक्शन करना है, तो कैसे बात करेंगे आप, नाम पता होना चाहिए भाई। आप नाम से बुलाओगे कि भाई ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, नाम, ठीक है, नाम पता होगा तभी सारी चीजें काम जाएगा आपका। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नोमेनक्लेचर इसलिए सीखना है कि भाई तुम कंपाउंड को जानो कि ये कौन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तुम नाम ही नहीं जान रहे हो, उसके पीछे लगे पड़े हो, तो ऐसे थोड़ी काम नहीं होगा। पहले नाम पता करो, ठीक है, कंपाउंड का, समझो। तो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम होता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, कि भाई पेरेंट चेन जो है किसका नाम लिखना है, पहले ये तो पता करेंगे। तो ये तो ढूंढो कि किसका नाम चाहिए, पता करना है मुझे, सबका थोड़ी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसमें ये ढूंढते हैं कि नाम जिसका लिखना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी आती है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है भाई। पेरेंट चेन को अब हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। पेरेंट चेन का मतलब है कि जो मेन चेन है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप 10th तक पढ़ते थे कि जो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो बस उसको पकड़ लाओ, ढूंढ लाओ और वो बना लो, वैसा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है कि हमें सिर्फ लंबी चेन या लंबी ट्रेन के पीछे नहीं भागना है, हमें देखना है कि उस कंपाउंड में जिसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो आप पहले उस कार्बन को पिक करिए। ये नहीं कि लंबी चेन की तरह भी, कितनी भी बड़ी चेन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बाद दूसरा क्या आता है, अनसैचुरेटेड कार्बन, या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, कि कहीं कंपाउंड में क्या लगा है, मल्टीपल बॉन्ड्स लगे हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। अब अगर आपके कंपाउंड में ये दोनों चीजें नहीं हैं, ठीक है, यानी कि वो प्योर हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, उसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है, अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं, तब आप ढूंढते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। अब चेन मिल गई सबसे लंबी वाली, जैसे सपोज कि मैं अगर एग्जांपल बेसिस बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे, ठीक है, अभी इसमें कितने कार्बन है, 3 6 और 2 8 कार्बन है, ठीक है। तो 8 कार्बन है, ना तो इसमें अभी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा है, मैंने लंबी चेन ढूंढ ली। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अब इसमें मेन चेन कौन सी है, पेरेंट चेन कौन सी है, तो अब ये 8 कार्बन वाली चेन पेरेंट चेन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन ये सेट क्या है, खुद ही एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो हमको इन कार्बन को ढूंढना है,
ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये चेन लेनी है, ये कार्बन हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्बन हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये चेन चाहिए हमको। ठीक है, ये चेन आपकी पेरेंट चेन हो गई, मेन चेन हो गई, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। लंबी चेन के पीछे तब भागना है जब ये दोनों चीजें ना मौजूद हों। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपका मौजूद होगा तो आपको ये नहीं कि लंबी चेन कौन सी है, फिर आपको उन कार्बन को अपनी चेन में जरूर शामिल करना है जो कार्बन में क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो। जैसे अभी ये आपकी चेन है, तो कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें लंबी चेन कौन सी है, तो पेरेंट चेन जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये जो 3 कार्बन की चेन है ये पेरेंट चेन है, ये नहीं कि लंबी चेन में आप भाग जाइए। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया मैंने कि आप जो है वो क्या करेंगे इसमें, दूसरा इसमें मैंने बताया कि मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कार्बन को ढूंढना है, यानी कि ऐसे कार्बन को ढूंढना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। ये दोनों चीजें नहीं लगी हो तो लंबी चेन ढूंढेंगे। लंबी चेन में भी अगर एक से ज्यादा लंबी चेन है तो हम उसमें देखते हैं कि कौन सी चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे लेट अस सपोज कि ये एक काम करते हैं, इसको CH3 कर देते हैं, फंक्शन को हटा देते हैं, सिर्फ CH3 लिख देते हैं। ठीक है, इस फंक्शन ग्रुप को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH CH3। ठीक है, हाइड्रोजन पता है ना कैसे फिट करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड बचे होते हैं उतने आप हाइड्रोजन लगा दें, जितने बॉन्ड बने हुए हैं 4 में से। ठीक है, ठीक है, जितना कम पड़ रहा है 4 में उतना आप हाइड्रोजन, जैसे यहाँ मान लो 3 बॉन्ड बने हुए थे तो हमने एक यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लगा दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जैसे आपका ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि अभी ये चेन है आपके पास, एक कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चेन में भी कितने कार्बन हैं, 8 कार्बन है। ठीक है, और अगर ये चेन ले लूं मैं, एक 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन। तो यानी कि इस वाली चेन में भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें भी 8 कार्बन है। तो 2 चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो अब ऐसे जगहों पे तुमको क्या करना है, ऐसी जगहों पे तुमको ये ध्यान देना है कि भाई जिस कार्बन चेन में ज्यादा ब्रांचेज जुड़ी होंगी उसको हम मेन चेन, पेरेंट चेन मानेंगे। जैसे अगर मैं इस वाली चेन को लूं तो एक ब्रांच ये जुड़ी हुई है, एक ब्रांच ये निकल रही है, इससे आगे निकल रहा है, तीसरी ब्रांच ये निकल रही है इधर एक, और चौथी ब्रांच ये निकल रही है एक बार। ठीक है, तो टोटल कितनी ब्रांच निकली, एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, 2 3 और ये 4 ब्रांच निकल रही है। यानी कि इसमें 8 कार्बन है लेकिन ब्रांचेज कितनी हैं, 4 हैं। और इसमें देखते हैं, इस वाले में देखो एक ब्रांच यहां से निकली हुई है, अगर इस चेन को ऐसे लें तो एक ब्रांच यहां से ये निकली हुई है और एक ब्रांच ये निकली हुई है। ठीक है, क्योंकि आगे जो ब्रांच है वो ब्रांच की ब्रांच है। ठीक है, मेन जो चेन है, ये जो मेन 8 कार्बन है, इनसे साइड में कितने कार्बन या ब्रांच जुड़े हुए हैं, तो एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, 2। तो यहां भी 8 कार्बन है और कितनी ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज। ठीक है, 8 कार्बन है और 2 ब्रांचेज हैं। तो ऐसे केसेस में हम वो चेन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, ज्यादा लगे होंगे। ठीक है, नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स, ये ग्रुप्स जो हैं, ये ब्रांचेज जो हैं, ये क्या पढ़ेंगे, पास पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन की नंबरिंग नहीं देखनी है, उन कार्बन को जरूर इंक्लूड करना है जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, या उन कार्बन को जरूर इंक्लूड करना है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स लगे हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो लंबी चेन ढूंढिए, और लंबी चेन में वो वाली चेन ढूंढिए जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो। अगर मुझे ये कहीं ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि दो चेन में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन है, तब मैं ब्रांच के बेसिस पे जज कर लूंगा कि किसमें कौन सी चेन लेनी है और कौन सी चेन नहीं लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद में मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद में हम देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनकी पोजीशनिंग किधर से पास पड़ेगी, यानी कि इसके बाद हम देखते हैं क्या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोलते हैं, लेकिन मैं आपको लेमन टर्म में लिखवा दे रहा हूं, लोएस्ट पोजीशन टू सब्स्टिट्यूएंट्स। जो ग्रुप्स लगे हैं जिधर से नजदीक पड़ेंगे, पास पड़ेंगे, नंबरिंग जिधर से पास आएगी हम उधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी दो ग्रुप की पोजीशन टाई हो गई, इधर से काउंटिंग किया 1 2 3 4 में वो सेकंड पे है और थर्ड पे ग्रुप है, इधर से भी काउंटिंग किया तो सेकंड पे और थर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि 4 लोगों की चेन में वो सेकंड और थर्ड पे है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब पोजीशन टाई हो जाएगी, सेम हो जाएगी दोनों साइड से, क्योंकि चेन समझते हैं लाइन कहीं बच्चों की लगी हो तो आप पीछे से भी काउंट कर सकते हैं और बच्चों को आगे से भी काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई फ्रंट साइड से, बैक साइड से, या राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं चेन की, तो अगर पोजीशन सेम पड़ रही है तब हम लास्ट में देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब हम देखेंगे क्या, अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का क्राइटेरिया है कि हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, लंबी चेन देखेंगे, उसमें जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, ब्रांचेज लगे होंगे, उसको देखेंगे। फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से वो पास पड़ेगा, और अगर नंबरिंग में कोई चीज दो ग्रुप्स की पोजीशन सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, अगर फंक्शन की पोजीशन सेम नहीं है तो फिर जिधर से पास पड़ रहा होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स आप ध्यान में रखेंगे, सिलेक्शन आप पेरेंट चेन के में करते रहें। ठीक है, अब सवाल ये है कि जैसे किसी का मान लिया नाम लिख दिया गया, ठीक है, किसी का नाम दिया हुआ है कंपाउंड का, तो किसी कंपाउंड का नाम क्या इंडिकेट करता है। जैसे किसी का नाम है कि लेट सपोज कि मेरा नाम है, मैं कहीं लिखा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टर जितेंद्र प्रताप सिंह, तो उसमें ज्यादा काम की बात क्या है, जितेंद्र। ठीक है, क्योंकि मिस्टर सैल्यूटेशन है, कहीं भी लग सकता है, प्रताप सिंह सरनेम है। ठीक है, बट अगर जितेंद्र उसमें जो है वो मेन काम का है, अगर आप जितेंद्र बोलेंगे तो जितने लोग वहां जितेंद्र नाम के होंगे वो सब लोग देखेंगे। ठीक है, अगर मान लिया मैं ये भी कह दूं कि जितेंद्र कॉमन है, बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा, तो ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आप जब किसी का नेम, आपको किसी कंपाउंड का नेम जब लिखा हुआ होता है या आप लिखते हैं, तो उसमें जो सबसे काम की बात होती है वो होती है कि उसमें वर्ड रूट, यानी कि वो डेटा जो मुझे ये बता रहा है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, क्योंकि पेरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे उसी बेसिस पे ग्रुप्स की पोजीशन होगी, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन होगी, या बाकी डेटा दिया गया होगा। तो यानी कि किसी भी कंपाउंड के नेम में सबसे ज्यादा जरूरी जो जानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, वो होता है वर्ड रूट फाइंड आउट करना, यानी कि ये पता करना कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो अगर मैं कहूं कि लेआउट ऑफ द नेम, लेआउट लेआउट ऑफ द नेम, तो सबसे जो ठीक है वर्ड रूट सबसे काम की चीज है। वर्ड रूट के बाद जो चीजें लगती हैं हम उनको बोलते हैं सफिक्स, हम उनको क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, और वर्ड रूट के पहले जो चीजें लगती हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में या इंग्लिश में आपने ग्रामर में ये पढ़ा होगा, हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, और इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि पहले फिक्स हो रहा होगा, सफिक्स बाद में फिक्स हो रहा होगा। ठीक है, तो वर्ड रूट किस बात को इंडिकेट करेगा, वर्ड रूट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को। और कार्बन जो है वो कार्बन कैसे, एक कार्बन है अगर तो हम उसके लिए क्या लिखते थे, मेथ लिखते थे। 2 कार्बन है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। 3 कार्बन है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, 4 के लिए हम क्या लिखते थे, ब्यूट। 5 के लिए क्या लिखते थे, पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नन। 10 के लिए डेक, और 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से फिर चलता चला जाएगा, फिर उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स है, एक प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, और एक सेकेंडरी है।
ठीक है। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड, कि जो कार्बन आपने बताया है कि वर्ड रूट में आपने बताया कि 6 कार्बन है, 5 कार्बन, 4 कार्बन, तो उनके बीच में बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, वो सारी चीजें, ठीक है। और सेकेंडरी क्या बताता है, सेकेंडरी बताता है हमको फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम लिख देते हैं एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड डबल है तो हम लिख देते हैं इन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई इन, ट्राई इन, टेट्राइन, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसके लिए लिखते हैं आइन, ठीक है, एल्काइन फैमिली का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में जैसे अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप OH लगा है तो हम लिखते हैं ऑल, जैसे आपने लिखा पेंटेनॉल, तो पेंट ने बताया 5 कार्बन है, एन ने बताया कि 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ऑल ने बताया कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। CHO फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि किसी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि किसी नेम में आपको क्या, किस चीज से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी और कैसे आप नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, जैसे मान लिया कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए एक वर्ड जुड़ जाता है साइक्लो, ठीक है। ये साइक्लो वर्ड कब आपको यूज करना है, जब वो कार्बन्स जो वर्ड रूट में है वो लीनियरली नहीं जुड़े हों, वो रिंग के फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, जैसे साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का मतलब साइक्लो मतलब वो बता रहा है कि 5 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में जुड़ेंगे, और एन ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा, ठीक है। और इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक कार्बन एक्स्ट्रा पड़ गया, चेन में वो काउंट नहीं हो रहा है, CH3 पड़ रहा है, तो हम उसके लिए क्या लिख देते हैं, मिथाइल लिख देते हैं। अगर 2 कार्बन एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो हम उसके लिए क्या लिख देते हैं, इथाइल लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर NO2 लगा हुआ है तो हम लिख देते हैं नाइट्रो, अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो हम लिखते हैं फ्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, ठीक है। और अगर OCH3 लगा हुआ है तो मिथाइल और ऑक्सी हम प्रीफिक्स में क्या लिख देते हैं, मिथॉक्सी लिख देते हैं। अगर OC2H5 लगा है या OCH2CH3 लगा है तो इथॉक्सी लिख देंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। तो ये यूजुअली जो सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे वर्ड रूट के पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं और बताऊं कि कभी मुझे ये तय करना हो कि नंबरिंग जब मैं करनी है तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। मतलब कि इधर से चेन के इस एंड से काउंट करूं या इस एंड से काउंट करूं, तो मैं बता दूं जो चीजें प्रीफिक्स में लिखी जाती हैं इनकी प्रायोरिटी कम होती है, जो चीजें सफिक्स में लिखी जाती हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। माने कि अगर एक साइड ब्रोमो लगा है और एक साइड OH लगा है तो मैं ये सफिक्स में लिखा जाएगा, ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, तो मैं काउंटिंग उस साइड से करूंगा जिधर से सफिक्स वाली चीजें पास में पड़े। क्या कहा, काउंटिंग उस साइड से करूंगा जिधर से सफिक्स में जो कंटेंट लिखा गया है वो ज्यादा पास पड़े एज कंपेयर टू प्रीफिक्स, ठीक है। यानी कि प्रीफिक्स की प्रायोरिटी कम होती है, प्रीफिक्स में लिखी चीजों की प्रायोरिटी कम होगी और सफिक्स में लिखी गई चीजों की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। दे आर मोर सुपीरियर देन द प्रीफिक्स थिंग्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बेसिकली नेमिंग लेआउट में ये सब आप एक साथ समझ लीजिए कि ये एक चीज, ठीक है, कि किसी का नाम क्या क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या इंफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर में हमने क्या डिस्कस किया बेसिकली कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और नेम का लेआउट, वो नेम में क्या चीजें क्या बताती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये हमने समझ लिया कि ये किधर से नंबरिंग करनी है। अगर पोजीशन सेम हो जाएगी तो अल्फाबेट फॉलो करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट में जो पहले आ रहा होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम और सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट अस सपोज कि ये है आपका कंपाउंड, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे। लीनियर चेन है सिंपली 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हमने वर्ड रूट क्या लिख दिया, ठीक है, पेंट लिख दिया। और डबल बॉन्ड लगा हुआ है 1 और 2, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, डाइन,
ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे समझेंगे कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड की संख्या या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि डाई इन है या ट्राई इन है, तब वर्ड रूट में सफिक्स ए ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पेंटा, ठीक है, यानी कि ये पेंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पेंटा रहेगा। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड है 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सा हो जाएगा, हेप्टा हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, ठीक है। वर्ड रूट में हमें क्या करना है, हमें वर्ड रूट में एक सफिक्स वर्ड ऐड कर देना है, ए ऐड कर देना है, ठीक है। पेंटा डाइन, इतना तो मुझे दिख रहा है कि भाई 5 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है। नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं इस साइड से तो मुझे 1 2 3 4 5, यानी कि डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, 2 पे मिल रहे हैं और कहाँ पे मिल रहे हैं, 4 पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को मिला के लिखूं तो नंबर बन रही है 24। और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करूं तो 1 2 3 4 और 5, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है तो उसमें जो छोटा कार्बन होगा, छोटी पोजीशन होगी, वो लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में था तो हमने 2 कंसीडर किया, 4 और 5 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 कंसीडर किया। तो यहाँ पे जो नंबरिंग बनेगी वो नंबरिंग बनेगी क्या, नंबरिंग बनेगी आपकी 1 और 3। तो 13 छोटा है, 24 बड़ा है, जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इसका पोजीशन हो जाएगा पेंटा 1,3 डाई, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 और 3 पे आपका डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो पेंटा 1 3 डाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा है या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि लेट सपोज कि ये कोई ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 CH2 CH C2H5 एंड CH3, ठीक। तो इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई, जो मेन चेन है, तो अगर मैं ले रहा हूं इसको ऐसे मेन चेन, कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए आप लिख देते ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है एन, और जो बच गया वो इथाइल। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि आपने जो आपका सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा था उसको जज नहीं किया, आपने बस चेन देखी, सीधी चेन, और भाग गया, ठीक है। ये पेरेंट चेन सही नहीं है। इसको पेरेंट चेन को अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, CH3 CH2 CH CH3, और इस C2H5 को अगर मैं एक्सटेंड करके लिख दूं तो ये ऐसा बन जाए। तो अब जो लॉन्गर कार्बन चेन है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो ये वाली है। समझ में आ गई बात कि ये C2H5 को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा था, इसको जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूंगा मैं तो नंबरिंग करूंगा अगर इस साइड से तो भी 3 पे, इस साइड से करूंगा तो भी 3 पे, तो टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए मैं लिख दूंगा पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन, और तीसरे वाले कार्बन पे आपका एक CH3 लगा हुआ है तो 3 मिथाइल पेंटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां से कर लेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हो सकता है कि आपको कंपाउंड बेसिक एल्केन्स में साइक्लिक फॉर्म में मिले, ठीक है। ये तो इनके लिए क्या है, इनमें ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम कार्बन कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है तो आप लिख देंगे साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो एन। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो आप इसको लिख देंगे कि साइक्लो है भाई, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन, ठीक है। अब सवाल ये कि सर इन की पोजीशन कहाँ पे है, यहां से काउंट करेंगे कि यहां से काउंट करेंगे। सर्कल में किसी भी कार्बन को 1 माना जा सकता है। अगर बच्चे सर्कल बना के कहीं खड़े हैं तो आप किसी को भी 1 मान के काउंट कर लीजिए, लेकिन लाइन बना के खड़े हैं तो पहला बच्चा 1 होगा या आखिरी बच्चा 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसी कार्बन को मैं फर्स्ट कार्बन मानूंगा जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि सर्कल में किसी को भी बना सकते हैं। तो साइक्लोहेक्स 1 इन है, आप 1 इन लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 इन बाय डिफॉल्ट पहली पोजीशन मान ली जाती है अगर किसी ग्रुप की या किसी चीज की पोजीशन नहीं दी गई है तो ये साइक्लोहेक्स 1 इन है। आप कभी भी इस बात पे स्टिक नहीं रहेंगे कि ये पहला कार्बन या दूसरा कार्बन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्कल में किसी को भी सुटेबिलिटी के हिसाब से 1 माना जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है देख के। ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा एक तो ये। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो कंपाउंड मिले वो किस फॉर्म में मिले, वो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ऐसे लिखा मिल जाए, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन में ध्यान रखेंगे ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है तो मैं पेंट लिखूंगा, और यहाँ पे डबल लाइन बनी हुई है, डबल लाइन का मतलब होता है इन है।
और ट्रिपल लाइन बनी है तो एल्काइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पेंटीन है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, जैसे अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे इतने पे छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये भी एक कार्बन है, ब्रांच हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे H लिख दिया या Cl लिख दिया तो फिर ये कार्बन नहीं रहा, फिर वो बता रहा है कि ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, Cl से। तो मतलब कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन है, और अगर कुछ लिख दिया गया वहां पे तो फिर तो वही एटम है जो लिखा गया है, फिर उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम कुछ होमवर्क देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जो डिटेल्स हैं, जो नोट्स हैं, जो हमने लिखा है, जो डिस्कस किया है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आगे मैं उसका स्कैनर दे दूंगा, आप वहां से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। ये होमवर्क आप, ठीक है, ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। अगर कोई टॉपिक आप बेसिक नॉमेनक्लेचर के जो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, साइक्लो एल्केन्स हैं, इनकी नेमिंग नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी पार्ट में डाउट आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम वहां पे उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक को रीडिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए बारकोड है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके क्लास, तो फिर मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। थैंक यू।